एक है सामंती वर्ग का व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, और दूसरा है किसान भाई मजदूर वर्ग जो कि तीसरे स्टेट में आता है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम विश्व इतिहास का एक इंपॉर्टेंट अध्याय समझने वाले हैं जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के लोकतंत्र को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम समझेंगे, ये फ्रांसीसी क्रांति कब होती है, ये क्यों होती है और इस फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति को। इस क्रांति को समझे उससे पहले हम फ्रांस की लोकेशन देख लेते हैं कि फ्रांस है कहां पर। अपने सामने ये विश्व का मैप है, एक ग्लोब वाला हिस्सा है, इस पर हम फ्रांस को देखते हैं। विश्व में किसी भी जगह को देखने के लिए हमें सबसे पहले भारत को देखना होता है, क्योंकि हम भारत को आसानी से देख पाते हैं। तो कहां पर दिखेगा भारत? भारत आपको यहां पर पूर्व दिशा में दिखेगा। अब इस भारत से आप उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहां पर है ये यूरोप महाद्वीप। इस यूरोप महाद्वीप में पश्चिम की तरफ ये रहा यहां पर फ्रांस, इंग्लैंड के नीचे की तरफ और स्पेन के ऊपर की तरफ। इस फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस एफिल टावर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसी फ्रांस में होती है फ्रांसीसी क्रांति। कब होती है ये फ्रांस की क्रांति? 1789 में होती है ये फ्रांस की क्रांति। तो कुछ घटनाक्रम को पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्यों होती है ये फ्रांसीसी क्रांति। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंक का माहौल था। क्यों? क्योंकि सम्राट ने सेना को आदेश दिया था कि शहर में आप घुस जाइएगा, और एक अफवाह फैली थी कि लोगों पर सेना अब गोली बारूद का इस्तेमाल करने वाली है, लोगों पर हमला करने वाली है। तो इस वजह से लोग डर गए थे। उन्होंने सोचा कि हम सम्राट के हाथों मरे, इससे अच्छा है कि हम सम्राट के खिलाफ कुछ संघर्ष करें। तो संघर्ष करने के लिए करीब करीब 7,000 से भी ज्यादा स्त्री और पुरुषों ने मिलकर एक सेना का गठन किया जिसे कहा जाता है जनसेना। अब इस जनसेना को सम्राट और सम्राट की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र गोला बारूद की जरूरत थी। तो इस गोला बारूद की तलाश में ये जनसेना के लोग जबरदस्ती सरकारी कार्यालयों में प्रवेश कर जाते हैं, उन जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर इन्हें कुछ अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद मिलने की संभावना होती है। तो इस चक्कर में ये पेरिस के पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर होता है बास्तीन का किला। बास्तीन का किला एक बहुत बड़ा किला जिसमें जेल भी थी और इस जेल में बहुत सारे कैदी भी थे। अब ये जनसेना आगे बढ़ती है इस बास्तीन के किले में, यह सोचकर कि इस बास्तीन के किले से हमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और गोला बारूद मिल जाएंगे। तो वो वहां के कमांडर के साथ संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष में वहां के कमांडर की मृत्यु हो जाती है। ये जो बास्तीन का किला था, ये सम्राट की जो निरंकुश शक्तियां थी, जो निरंकुश शासन था, सम्राट अपने मनमाने तरीके से जो शासन चलाता था, उसका ये प्रतीक था। तो लोगों में इस बास्तीन के किले के खिलाफ बहुत ज्यादा घृणा थी। तो इसी चक्कर में ये बास्तीन के किले को ढा देते हैं, गिरा देते हैं और उसमें से जो कैदी है उनको छुड़ा लेते हैं। हालांकि कैदियों की संख्या ज्यादा नहीं थी, 7 के आसपास कैदी ही वो छुड़ा पाते हैं। इस बास्तीन के किले को तोड़कर इसके जो अंश होते हैं, इसकी जो स्मृतियां होती है, उनको बाजारों में बेच दिया जाता है उन लोगों को जो इन स्मृति को संजोकर रखना चाहते हैं कि हां, ये सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, हमारी घृणा का ये केंद्र था, हम इसके अंश को बचा के रखेंगे अपनी स्मृति के लिए। तो ये है बास्तीन का किला जहां पर जनसेना आगे बढ़ती है और इस जनसेना ने इस बास्तीन के किले को, सम्राट की निरंकुश शक्तियों के इस केंद्र को ढहा दिया था, कुछ कैदियों को छुड़ा लिया था और कुछ अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिया था। तो ये क्यों होता है 1789 को ये पूरा घटनाक्रम? हालांकि ये 1789 के इस 14 जुलाई तक ही सीमित नहीं होता है, कई दिनों तक पेरिस के आसपास वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण केंद्रों में यह संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष के चलते खाद्य चीजों की कमी आ जाती है और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। हालांकि बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं और अंत में यहां के सम्राट को फांसी भी दे दी जाती है। तो ये क्यों होता है? किस प्रकार ये फ्रांसीसी क्रांति का आगाज होता है? इस फ्रांसीसी क्रांति के आगाज को समझने के लिए हमें इस 1789 से 15 साल पहले चलना पड़ेगा। 1774 में 1774 में बुर्बो राजवंश जो था उसका एक व्यक्ति लुई 16 ये फ्रांस का राजा बनता है, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है। हालांकि जिस समय ये
फ्रांस की गद्दी पर बैठता है उस समय यह बहुत छोटा होता है, इसकी उम्र 20 साल होती है और इसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से होती है। जब यह राजगद्दी पर बैठता है उस समय फ्रांस के जो राजकोष थे, यानी कि फ्रांस की जो तिजोरी थी, जो वित्तीय संसाधन थे, वो लगभग खाली हो गए थे, मतलब पैसा नहीं था राजा के पास। अब ऐसा क्या हुआ कि राजा के पास पैसा नहीं था? इसमें कुछ कुछ कारण है। सबसे प्रमुख कारण है फ्रांस लगातार बहुत सारे युद्धों में सक्रिय था, बहुत सारे युद्ध कर रहा था। अब इन युद्धों को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस चक्कर में फ्रांस की तिजोरी खाली हो गई थी, फ्रांस के वित्तीय संसाधन खत्म हो चुके थे। इसके अलावा फ्रांस के बहुत सारे राज दरबार थे, बहुत सारे महल थे। उन महलों को, उन राज दरबारों को चलाने के लिए, जो कि विलासिता के प्रतीक थे, उनको चलाने के लिए बहुत सारी फिजूल खर्ची हो रही थी और इस फिजूल खर्ची के चक्कर में भी बहुत सारे वित्तीय संसाधन खाली हो रहे थे, तिजोरी खाली हो रही थी। इसके अलावा ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का सहयोग किया था। क्यों किया था फ्रांस ने अमेरिका का सहयोग? क्योंकि ये जो ब्रिटेन था, जिसने अमेरिका के बहुत सारे उपनिवेशों पर अपना हक जमा लिया था, ये ब्रिटेन फ्रांस का भी दुश्मन था। तो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए इसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़ाने में अमेरिका का सहयोग किया था। तो इस युद्ध में भी बहुत सारा खर्चा हो गया था। करीब करीब 1 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज हो चुका था इस युद्ध के चलते फ्रांस के ऊपर। पहले से ही 2 अरब लिवरे का कर्ज फ्रांस पर था ही। अब ये लिवरे क्या है? जैसे कि भारत में अभी कौन सी मुद्रा चलती है? तो रुपया। उसी प्रकार 1794 से पहले फ्रांस की जो मुद्रा थी, मतलब फ्रांस में चीजों को लेन देन करने के लिए जिस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता था, उसे कहा जाता है लिवरे। तो 1 अरब लिवरे का कर्ज फ्रांस पर चढ़ गया अमेरिका के सहयोग के चक्कर में, और 2 अरब लिवरे का कर्ज तो बहुत ज्यादा था ही। जब कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब जो कर्जदार होते हैं, जो कर्जदाता होते हैं, वो ज्यादा ब्याज की मांग करते हैं। हम अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो कर्जदाता होते हैं उनको चिंता होने लगती है कि ये व्यक्ति क्या हमारा कर्ज चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। इस चक्कर में वो ब्याज की दरें बढ़ा देते हैं। तो फ्रांस के साथ भी यही होता है। फ्रांस पर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया था, इसलिए कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। इतना ज्यादा ब्याज हो गया था फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस का बहुत सारा पैसा इस कर्ज को चुकाने में ही लग रहा था। इस प्रकार वित्तीय संसाधन लगातार बहुत तेजी से फ्रांस के खत्म हो रहे थे। इसके अलावा फ्रांस के बहुत सारे नियमित खर्चे थे, जिन पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता था। जैसे कि फ्रांस की बहुत बड़ी सेना थी, उस सेना को रखरखाव करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता था। बड़े बड़े राज दरबार थे, उन राज दरबारों को चलाने के लिए, उनके कामकाजों को चलाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता था। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी कार्यालय थे, बहुत सारे विद्यालय, विश्वविद्यालय थे, उनको मेंटेन करने के लिए सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा था। अब इस पैसे को पूर्ति को पूरा करने के लिए सरकार ने करों में कुछ वृद्धि की थी, टैक्स को इंक्रीज किया था। टैक्स क्या होता है? आम जनता सरकार को पैसा देती है सरकार को चलाने के लिए, सरकार को मेंटेन रखने के लिए, बाकी सारी चीजों को मेंटेन रखने के लिए। तो फ्रांस ने अपने इन बढ़े हुए खर्चों को चलाने के लिए, अपने कर्ज को निपटाने के लिए जनता पर करों में वृद्धि कर दी थी। अब इस कर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है और यहीं से मुख्य रूप से शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति की। 18वीं सदी के आसपास, 18वीं सदी बोले तो आपको कभी भी कोई भी सदी देखनी है तो किस तरीके से देखेंगे? 18वीं सदी जो होती है वो 1700 से लेकर 1800 के बीच में होती है। पीछे वाले के हिसाब से उस सदी का नाम रखा जाता है। अब एक आप चीज बताइए, 19वीं सदी कौन सी होगी? 19वीं सदी बोले तो 1800 से लेकर 1900 के बीच का ये 100 साल का समय। तो 18वीं सदी बोली जाए तो 1700 से लेकर 1800 के ये बीच के 100 साल। 19वीं सदी बोली जाए तो 1800 से लेकर 1900 के बीच का समय। पीछे वाले साल के हिसाब से ये सदी बोली जाती है। तो यहां पर 18वीं सदी की बात हो रही है। 18वीं सदी बोले तो 1700 से लेकर 1800 के बीच का समय। तो इन 100 सालों के दौरान 18वीं सदी में ये जो फ्रांस का समाज था, ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। इन 3 भागों को बोला जाता है स्टेट। स्टेट बोले तो हैसियत के हिसाब से समाज के लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटना।
जैसे कि जो पादरी वर्ग के लोग थे, जो कि चर्च के कुछ विशेष कार्यों से जुड़े हुए लोग थे, ये प्रथम स्टेट में आते थे, सबसे हायर लेवल में आते थे। इसके बाद आता था द्वितीय स्टेट, सेकेंड स्टेट, जिसमें कुछ पैसे वाले कुलीन वर्ग के लोग आते थे, जो कि मुख्य रूप से राजा से और राज दरबार से जुड़े हुए थे। और तीसरे स्टेट में बहुत सारे वर्गों के लोग आते थे, जैसे कि यहां पर बड़े बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, छोटे मोटे किसान, कारीगर, भूमिहीन, नौकर। जो समाज का सबसे नीचे वाला वर्ग हुआ करता था, वो तीसरे स्टेट में आता था। तो ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से जनसाधारण आता था, इनको ही मुख्य रूप से टैक्स देना पड़ता था, कर अदायगी देनी पड़ती थी सरकार को। सरकार के अलावा इस तीसरे स्टेट को बहुत सारे अलग अलग ऊपर वाले स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ता था, उनके काम करने पड़ते थे। अब देखते हैं इस समाज का वर्गीकरण किस प्रकार का था। इस फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग 90% लोग किसान थे। किसान किस में आते थे? तीसरे स्टेट में आते थे, सबसे नीचे वाले वर्ग में आते थे। अब किसानों को देखकर आप यह मत सोचिएगा कि इनके पास जमीन थी। ये भूमिहीन किसान थे, सिर्फ खेती का काम करते थे, जमीन इनके पास नहीं थी। तो जमीन किसके पास थी? लगभग 60% जमीन जो थी वो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों के आसपास आती थी, जो कि कुलीन होते थे, चर्च में जुड़े हुए पादरी होते थे, और जो तीसरे स्टेट के जो अमीर थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उनके अधिकार में थी। तो किसान मुख्य रूप से गरीब था, कमजोर था। ये जो प्रथम दो स्टेट के लोग थे, जिसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग आते थे, इनको जन्मजात कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। मतलब जो व्यक्ति इन दो स्टेट के लोगों में पैदा होता है, जन्मते ही उनको कुछ विशेष अधिकार मिल जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख विशेषाधिकार था कि सरकार को या राज्य को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब सरकार को किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करनी है रुपयों के हिसाब से। यानी कि टैक्स देने का काम, टैक्स देने का जो भार था, वो किस पे था? तीसरे स्टेट के लोगों पे, जो कि कमजोर ही थे ऑलरेडी, गरीब ही थे ऑलरेडी। ये जो कुलीन वर्ग था, जो कि मुख्य रूप से दूसरे स्टेट में आता था, उनको कुछ सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। एक तरीके से वर्ग में ऊपर होने की वजह से इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि ये तीसरे स्टेट में शामिल किसानों से कर वसूलते थे। किसान भाइयों से या तीसरे स्टेट के कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार को तो टैक्स देना ही देना है। इस सामंती वर्ग को, इस कुलीन वर्ग को, जो कि दूसरे स्टेट में आते हैं, इनको भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा किसान भाई अपनी स्वामी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। इनको अपने स्वामी की, यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों की सेवा करनी ही करनी है। जैसे कि इनके घरों में, इनके खेतों में काम करना है, सेना में अपनी सेवाएं देनी है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के निर्माण, सड़कों के निर्माण में अपना योगदान देता है। इसके अलावा चर्च जो था, जो कि मुख्य रूप से प्रथम स्टेट में आता था, वो भी किसानों से कर वसूलता था, जिसको कहा जाता है टाइद। किसान भाइयों को जितनी भी उपज होती थी, जितनी भी फसल उपज होती थी, उसका 10% हिस्सा टाइद के रूप में चर्च को देना पड़ता था। अब सोचिए, जो तीसरे स्टेट में कमजोर वर्ग के लोग आ रहे हैं, किसान भाई आ रहे हैं, जो ऑलरेडी भूमिहीन है, जिनकी आय ज्यादा नहीं है, उनको सरकार को भी टैक्स देना है, उनको कुलीन वर्ग यानी कि द्वितीय स्टेट में आने वाले लोगों को भी टैक्स देना है, पैसा देना है, और चर्च को भी टैक्स देना है। ऑलरेडी कमजोर है और इनको और खाया जा रहा है सरकार के माध्यम से, अलग अलग ऊपर वाले वर्ग के लोगों के माध्यम से। तो ये जो टाइड था, एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो कि मुख्य रूप से चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। और ये कितना था? जितना भी किसान भाई खेती करते थे, उनकी जितनी भी उपज होती थी, उसका 10वां हिस्सा, करीब करीब 10% हिस्सा इनको चर्च को देना पड़ता था। ऊपर से जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग आते थे, सबसे नीचे वाले का जो वर्ग था, उनको सरकार को टैक्स देना ही पड़ता था। अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स थे। डायरेक्ट टैक्स बोले तो प्रत्यक्ष कर, जो कि सीधा सरकार को देना है, जिसको बोला जाता था टाइल। ये टाइल है, टाइड नहीं है। टाइड बोला जाए तो चर्च जो कर के रूप में किसानों से पैसा वसूलता था, वो टाइड है। टाइल क्या है? सरकार जो किसान भाइयों से या तीसरे स्टेट के लोगों से सीधा टैक्स लेता था, वो टाइल है। इसके अलावा बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे, जो कि अलग अलग रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर लगते थे, जैसे कि नमक हो गया, तंबाकू हो गया, इन सब चीजों पर अप्रत्यक्ष कर लगता था। इन सब चीजों को खरीदने के लिए इन तीसरे स्टेट के लोगों पर टैक्स लगता था। इस प्रकार राज्य के जो भी वित्तीय कामकाज थे, जो भी वित्तीय संसाधन राज्य के बनते थे, उनका लगभग सारा का सारा बोझ जनता वहन करती थी करों के माध्यम से। और उसमें भी कौन सी जनता?
वो तीसरे स्टेट की जनता जो कि पहले से ही ऑलरेडी कमजोर थी, नीचे वाले वर्ग में आती थी। अब इस चीज को समझाने के लिए अपनी बुक में एक इमेज दिया हुआ है, एक फोटो दिया हुआ है। एक है सामंती वर्ग का व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, और दूसरा है किसान भाई, मजदूर वर्ग, जो कि तीसरे स्टेट में आता है। इसको बोला गया है मकड़ा और इसको बोला गया है मक्खी। जैसे कि मकड़ा धीरे धीरे मक्खी का खून चूसता रहता है, उसको खराब करता रहता है, उसको मृत्यु की तरफ लेके जाता है, उसी प्रकार ये जो सामंती वर्ग के लोग थे, मुख्य रूप से जो द्वितीय स्टेट के लोग थे, वो इन तीसरे स्टेट के लोग मुख्य रूप से गरीबों और किसानों और मजदूरों को धीरे धीरे इनसे काम करवाते थे, इनका पैसा भी ले लेते थे, इनको पूरी तरीके से खत्म कर देते थे। यहीं से शुरुआत होती है इस फ्रांसीसी क्रांति की। तो आज के इस सेशन में हमने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को देखा, किस प्रकार इसका आगाज होता है और यह आगाज क्यों होता है। आशा है आज का यह सेशन आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, आज जो भी चीज समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है और इस चैनल पर बने रहना है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।